अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने आज बात करनी है कि वीज़ा किन दोस्तों को मिलता है और किन लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है। अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो क्यों होता है, उसकी रीज़न्स क्या होती हैं, और वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद क्या उनको अगेन वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी समीर व्लॉग 028 के नाम से, अगर कोई मुझे मैसेज या फॉलो करना चाहता है वहाँ पर जाके कर सकता है। अच्छा दोस्तों, मैं जो बात कर रहा होता हूँ वो हरफ़े आखिर नहीं होती, और वो कोई 100% या 110% गारंटीड वीडियो नहीं होती या इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि जो मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ या जो मैं बात शेयर कर रहा होता हूँ मैं अपने हिसाब से कर रहा होता हूँ। मेरे मुताबिक जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा माइंड है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है, या जो मेरे साथ या मेरे फ्रेंड्स के साथ है वो ऐसा है, या आज की इन्फॉर्मेशन है कल वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, तो फिर आप लोग काफ़ी उस पर इतराज़ भी करते हो। जैसे कि एम्बेसीज़ की आए दिन रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, तो आज की जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए चलती रहेगी। तो एम्बेसीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। काफ़ी लोग इख्तलाफ करते हैं, वो राइट्स अपने ही जगह पर राइट हैं। अच्छा चले बात करते हैं वीज़ा किन लोगों को मिलता है। दोस्तों मैं अपने तरीके से एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको। एग्ज़ाम्पल क्या दूँगा, यूनिवर्सिटी की या कॉलेज वगैरह की एग्ज़ाम्पल दूँगा कि कॉलेज में किस तरीके से आप स्टडी करते हो, और जो वीज़ा है वो क्या चीज़ है, वो किस तरीके से आपको लेना है। दोस्तों मैं कहता हूँ कि वीज़ा अगर मिलता है तो वो आपको अपनी वजह से मिलता है, अगर रिजेक्ट होता है वो भी आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से होता है। तो किन लोगों को वीज़ा मिल सकता है? हर उस दोस्त को जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है, हर उस बंदे को वीज़ा मिल सकता है। अगर वीज़ा नहीं मिला, इसमें आपकी मिस्टेक है, कोई ना कोई मिस्टेक कर दी आपने जिस वजह से वीज़ा नहीं मिला। तो ब्लेम दूसरों पे डालना नहीं चाहिए कि यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, बस जो वीज़ा ऑफ़िसर था वो ही ऐसा मिल गया मुझे, उसने इंटरव्यू ही नहीं सही लिया, मेरी किस्मत ही ख़राब चल रही थी। तो जिन लोगों को मिल जाता है उनकी किस्मत अच्छी हो जाती है उस वक़्त। तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक यूनिवर्सिटी लेवल के लड़के की, कि जी अगर आप फर्स्ट डिवीज़न में 4 जीपीए ले लेते हो या फिर पास हो जाते हो, वो आप अपनी वजह से होते हो। अगर फ़ेल होते हो तो अपनी वजह से होते हो। कौन दोस्त चाहेगा कि भाई मैं फ़ेल हो जाऊँ यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज स्कूल में और पिछली क्लास में ही रह जाऊँ, मैं अगली क्लास में प्रमोट नहीं हूँ। सेम इसी तरह होता है कि वीज़े में भी हर बंदा यही चाहता है कि भाई मैं वीज़ा मिल जाए मुझे, मेरा वीज़ा कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी लेवल या स्कूल लेवल पे जो तालिब इल्म होते हैं वो इस हिसाब से मेहनत नहीं करते हैं, उस हिसाब से उनकी तैयारी नहीं होती, जिस वजह से वो फ़ेल हो जाते हैं। इसी तरह वीज़े के अंदर भी आपकी उस तरह की डॉक्यूमेंटेशन तैयार नहीं होती जो एम्बेसी को रिक्वायर्ड होती हैं, इस वजह से आपके वीज़े रिजेक्ट होते हैं। अभी पूरा ब्लेम जो है आप दूसरों पे नहीं डाल सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लासरूम में टीचर आपको कोई अच्छा नहीं मिल जाता, जिस वजह से आपकी सप्ली लग जाती है। कोई आपको उन्होंने जो सिलेबस बताया होता है ऊपर से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से आप फेल हो जाते हो। इसी तरह समटाइम्स आपका जो कंसल्टेंट एजेंट होता है वो ठीक नहीं होता, वो आपकी वीज़ा रिजेक्शन लगवा देता है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। दोनों सूरतों में बात एक ही है कि आपकी मिस्टेक क्यों। अगर उस्ताद ने आपको सिलेबस नहीं बताया तो आपका क्या हक नहीं था कि आप खुद घर में बैठ के तैयारी करो या किसी और से कंसल्ट करके करो काम अपना। तो इसी तरह कंसल्टेंसी में भी, वीज़ा में भी आपको पता होना चाहिए था कि यार ये बंदा किस तरह का। अगर नहीं पता तो आप मार्केट में और बंदों को देखो किस तरीके से काम हो रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ये एजेंट कंसल्टेंट वीज़ा नहीं लगवाता, ये आपने खुद लगवाना होता है। खुद एम्बेसी जाओ, खुद डॉक्यूमेंट्स सारे स्टडी करो, रीड करो, लेके जाओ। अगर नहीं पता तो इंटरनेट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से एम्बेसी की वेबसाइट से जाके चीज़ें निकाल लो और ख़ुद डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो और लेके जाओ, आपको वीज़ा मिलेगा। अच्छा मैं अब एक और एग्जांपल देता हूँ, वीज़ा लेने का तरीक़ाकार क्या है और यूनिवर्सिटी में अगर आप पास होते हो तो किस तरीके से होते हो। एक जो तालिब इल्म होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो कहता है यार कि मुझे इस सेमेस्टर में पास होना है, इस सब्जेक्ट के अंदर पास होना है, तो इसके अंदर वाइवा भी आ जाता है, प्रेजेंटेशंस भी आती हैं, असाइनमेंट्स भी आती हैं और उसके बाद पेपर भी होता है। ये 4-5 चीज़ें मिला के आपका एग्रीगेट बनता है और आप पास होते हो उस पेपर के अंदर। तो अगर एक तरफ से आपका चीज़ में कमज़ोर हो आप, यानी कि आप समझते हो कि यार मुझे इतनी तैयारी नहीं है, थ्योरी वगैरह मुझे तैयार नहीं है, आप प्रैक्टिकल तैयार कर लेते हो अच्छे तरीके से।
अगर आपका वाइवा तैयार नहीं है तो आप समझते हो कि मुझे प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है। आप दूसरी तरफ से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करते हो ताकि मेरा कवर हो जाए, मैं किसी तरीके से पास हो जाऊं, ठीक है। यही तरीका होता है ना कि अगर एक तरफ से आपको लग रही है कि चीज़ में मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मेरे यहाँ से मार्क्स नहीं आएंगे, तो उसी सब्जेक्ट का कोई दूसरा पार्ट जो होता है वो आप इतने अच्छे तरीके से तैयार करते हो कि 10 में से 10 नंबर ले लेते हो और मिला के आप कोई एवरेज निकाल लेते हो और गुंजाइश निकल आती है और आप पास हो जाते हो। इसी तरीके से वीज़े के अंदर भी यही चीज़ होती है। अगर आपकी कोई एक चीज़ के अंदर कमज़ोरी आ रही है तो आप दूसरी तरीके से कवर कर सकते हो। लाइक अभी वीज़ा के अंदर 3-4 चीज़ होती है। बैंक स्टेटमेंट होती है, उसके बाद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप क्या करते हो, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करवाते हो कि मैं फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है। वो जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है एक जगह से, वो फाइनेंशियली तौर पर वो आपको कवर कर जाती है कि यार ये बंदा अच्छे तरीके से बिजनेसमैन है और हर चीज़ इसकी कवर है, तो ये बंदा वहाँ पे जाके गायब नहीं होगा। वीज़ा मिलने का आसान कुलिया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ ये चीज़ आप याद रखो कि वीज़ा ऑफिसर को आपने अपने जाने का मकसद और वापसी का वापस आने की अश्योरिटी देनी है। अगर ये 2 चीज़ें दे दी हैं आपने तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, शेंजन किसी भी कंट्री का हो। ये 2 चीज़ें आपने रखनी है। और कोई भी कंट्री नहीं कहता कि भाई हमें ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड है, हमें फ़लानी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बस ये 2 चीज़ों की आपने अश्योरिटी देनी होती है। इसी तरीके से जो पेपर में लड़का बैठा होता है उसको यही होता है कि भाई 33 नंबर या 50% नंबर आपको किसी तरीके से गेन करने हैं, चाहे वो आप असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, वाइवा और पेपर वगैरह वो कहीं से भी पूरे करो, ठीक है। अगर आप पूरा कर लेते हो आप पास हो जाते हो। सेम यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ आप इस चीज़ को। अब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप क्या करोगे, अपना फाइनेंशियल तौर पर शो करवाओगे। अगर फाइनेंशियली तौर पर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो इतने और आपका बैंक बैलेंस इतना नहीं है तो आप क्या करते हो, यार अपनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री वो जब आप शो करवाते हो तो पता चलता है कि यार ये बंदा ट्रैवलर है, जेन्युइन ट्रैवलर है, तो इस कंट्री के लिए इतने पैसे होने मस्ट हैं, इतने आपने कर लिए, 4, 5, 6 लाख कर लिया, तो ठीक है इसमें आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी वो ट्रैवल हिस्ट्री आपको बचा जाती है। अब ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है ना आपका बैंक बैलेंस है, तो फिर आपकी तीसरी चीज़ कौन सी चीज़ बचा जाती है कि अगर आपका वहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन आ गया, स्पॉन्सरशिप आ गई है, वो आपको वहाँ से दिला देती हैं। आप यहाँ से मूव कर जाते। जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड की एग्जांपल दी थी डेनमार्क वीज़ा वाले अली की, कि भाई उसकी ना ट्रैवल हिस्ट्री थी अच्छी, ना कोई उसका बैंक बैलेंस था, लेकिन उसको डेनमार्क का वीज़ा मिल गया था। क्यों? उसका इन्विटेशन आ गया था। अब वही स्टूडेंट वाली एग्जांपल होगी ना कि आपको पेपर नहीं आता सही तरीके से, लेकिन आपने वाइवा तैयार कर लिया, आपने प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स तैयार कर ली, ठीक है, ये चीज़ें मिला के आपको पास करवा देती हैं। सेम इसी तरीके से वीज़े के अंदर भी मैंने बताई, अगर एक तरफ से आप कमज़ोर हो तो दूसरी तरफ आप इतना शो करवा दो कि वो आपकी चीज़ आसानी से कवर हो जाए। इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या आपका वीज़ा दोबारा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाओ तो क्या आप दोबारा उस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो या नहीं हो सकते हो? ओबियस बात है ना, हो सकते हो। पहली बारी में नहीं पास हुए, दूसरी बारी में 2-3 बार फेल हुए, दोबारा फिर एग्ज़ाम में आपने दिया, अच्छे तरीके से तैयार करके दिया तो आप पास हो गए। मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आपका फर्स्ट टाइम में रिजेक्शन लगी है, सेकंड टाइम आपने वीज़ा लेना है, तो क्या करोगे? आप अच्छे तरीके से तैयार करोगे, अच्छे तरीके से अपना कंसल्टेंट अच्छा कर लोगे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी कर लोगे, अपना फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लोगे कुछ, उसके बाद आप तैयार करोगे और अप्लाई करोगे तो उम्मीद होगा कि आपका वीज़ा लगेगा। अगर फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता फिर नेक्स्ट टाइम उससे अच्छे तरीके से आपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जो स्टूडेंट है वो फेल होता है तो जब वो तैयारी कर रहा होता है नेक्स्ट टाइम, वो उसकी होती है कोशिश कि यार लास्ट टाइम मैंने ये तैयारी की थी, अब मुझे मज़ीद एडिशन इन चीज़ों की करनी है। अगर मैं ये कर लूँगा हो सकता है मैं पास हो जाऊँ, ठीक है। उसे हालांकि सिलेबस पता है, इसी तरह वीज़ा लेने वाले को भी अपने डॉक्यूमेंटेशन का पता है, उन रिक्वायरमेंट्स का पता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ मिस हो रही होती है जिस वजह से वो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है या फिर बच्चा फेल हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन है कि वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद कब अप्लाई करना चाहिए? उसी वक्त अप्लाई करना चाहिए या फिर थोड़ा टाइम देना चाहिए? अब फिर स्टूडेंट की एक एग्जांपल आती है
कि जब वो इम्तिहान में फ़ेल हो जाता, क्या वो इम्तिहान में फ़ेल होने से वेरी नेक्स्ट डे क्या उसी चीज़ का वो पेपर दे सकता है? नहीं, उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है। बोर्ड वाले उसको 1 महीने 40 दिन का टाइम देते हैं कि यार आप इस ड्यूरेशन में आके पेपर दे सकते हो। यूनिवर्सिटी में उनका समर लगा दिया जाता है कि आप समर में तैयारी कर लो, समर में पेपर दे लेना। इसी तरीके से वीज़े के अंदर ये होता है कि जब आप एक बार रिफ्यूज़ल लग गया तो आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए अपने आप को कंसल्ट करने के लिए। जिस तरह तालिब इल्म दोबारा से थोड़ी तैयारी करने के लिए उसे टाइम चाहिए होता है, इसी तरह आपकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए, आपके सर्कमस्टेंस चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। जापान क्या कहता है, जापान की जब रिफ्यूज़ल लगती है 6 महीने की मोहर लगा देता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है? उसके पीछे जापान यही कहता है कि भाई एक दिन के अंदर आपके सर्कमस्टांस नहीं चेंज हो सकते हैं, लिहाजा आप वेरी नेक्स्ट डे अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको 6 महीने का कम से कम टाइम चाहिए आपका सर्कमस्टांस चेंज होने के लिए, आपके इन्वायरमेंट चेंज होने के लिए आपको 6 महीने चाहिए, ठीक है। इसी तरह मोस्टली कंट्रीज़ वो 3-3 महीने 6-6 महीने का टाइम मांगती हैं। अगर इवन कि वो रिजेक्शन की मोहर भी नहीं लगाती हैं और ना ही कहती हैं कि 3 महीने में या 6 महीने में अप्लाई करो, लेकिन जब आप पहले अप्लाई करते हो रिफ्यूज़ल अगेन लग जाती है, ठीक है। आपको अगेन वीज़ा भी मिल सकता है, सेम कंट्री का भी मिल सकता है, उसी तालिब इल्म की तरह कि वो अगेन पेपर भी दे सकता है, सेम पेपर दे के पास भी हो सका। अभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जी जब फ़ेल हो रहे होते हैं 2-3 बार, तो वो मेहनत करनी छोड़ देते हैं, वो छोड़ ही देते हैं, कहते हैं भाई मैंने अब पढ़ना ही नहीं है आगे, मैंने काम पे पड़ जाना है, मैंने स्टडी छोड़ ही देनी है, ठीक है। इसी तरह एक वीज़ा लेने वाला बंदा है वो भी डिसअपॉइंट होकर छोड़ देता है कभी कभार, जैसे कि 1-2 बार वीज़ा उसके शेंजन रिफ्यूज़ हो गई, या फिर अमेरिका का वीज़ा 1-2 बार रिफ्यूज़ हो गया, 3 बार रिफ्यूज़ हो गया, तो वो अपने माइंड में बना लेता है कि मुझे कभी ज़िंदगी मिलना ही नहीं अमेरिका का वीज़ा। ऐसे मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जिनके 2-2 3-3 बार जापान के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने सिंपल ये वर्डिंग की कि भाई अब हमारा जापान के चांस ही नहीं, हमने जापान से दिल ही उठ गया, हमने जापान का अप्लाई ही नहीं करना, अब नहीं लग सकता वीज़ा। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। अच्छा दोस्तों, जाने हो रही हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।